Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will start a new chapter, that is transport. In this video lecture, we will try to understand some important topics of transport like definition of transport, transport in plants, transpiration, factors affecting transpiration and significance of transpiration. What is transport? Transport का मतलब है कि जो मटेरियल्स एक सेल से मटेरियल्स जब निकल जाते हैं, निकल के वो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, या इन्वायरमेंट से कुछ मटेरियल्स जिनकी सेल को नीड होती है वो अगर सेल के अंदर आ जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट क्यों होता है? एज यू ऑल नो दैट living organisms have complex metabolic processes which are occurring in their cell. अब इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रन करने के लिए ऑब्वियसली सेल्स को कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, एंड दे आल्सो नीड टू डिस्पोज सम मटेरियल्स इनटू द इन्वायरमेंट. कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस या कुछ ऐसे मटेरियल्स जो जिनकी उस सेल को नीड नहीं होती, उनको ये इन्वायरमेंट के अंदर डाल रहे होते हैं. तो इस प्रोसेस को हम पूरा मिला के जो इनकी मूवमेंट होती है इसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी इसीलिए पेश आती है ताकि वो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हो रहे होते हैं, तो उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस या उन एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए सेल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. So these materials are transported to and from the cell. There are various methods of transport system in living organisms. अगर हम जो ओवरऑल एक मेथड होता है जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, जहाँ पे मटेरियल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ चले जाते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. तो ये एक बेस्ट मेथड है ट्रांसपोर्ट का लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. बट ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है दैट कैन ओनली वर्क इन यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि वो डायरेक्टली, उनका जो सेल है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट में रहता है इन्वायरमेंट के साथ. तो सेल का हर कॉर्नर डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में रहता है. तो उनके लिए डिफ्यूजन जो है वो उनके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा होता है. लेकिन अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, तो उनके अंदर क्या होगा कि उनके अंदर जाहिर है बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनकी जो बॉडी की जो साइज है वो भी ज़्यादा होती है. तो हर सेल को इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट, हर सेल का इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ सेल्स फार अवे होते हैं इन्वायरमेंट से. तो तो बहुत सारे ऐसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप के या स्पेसिफिक टाइप के प्रॉपर किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होने चाहिए जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव प्लांट्स. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इनके अंदर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस कैसे होता है कि प्लांट्स को ऑल्दो वाटर की रिक्वायरमेंट है, ना सिर्फ ये फोटोसिंथेसिस में यूज होता है बल्कि टर्गर जो कि प्लांट्स को एक ट्रेजिडी प्रोवाइड करती है उसके अंदर भी वाटर की नीड होती है. और उसी के साथ साथ वाटर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट कर रहा होता है प्लांट्स के अंदर, और जो कि प्रॉपर नॉर्मल टेम्परेचर इस वाटर की वजह से ही मेंटेन हो रही होती है. एंड in addition to that, you know that land plants get water and materials from soil. तो मटेरियल्स को भी ये वाटर की मदद से ही, जो सॉइल के अंदर डिजोल्व मटेरियल्स हैं वो मटेरियल्स सॉइल से वाटर के थ्रू ही, वो मिनरल्स जो हैं वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो रूट्स के थ्रू इनकी एब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की या वाटर की, एंड देन दैट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि ऊपर का जो एरियल पार्ट होता है वहां तक ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. और उसके साथ साथ फूड जो फोटोसिंथेटिक जो सेल्स है, मेसोफिल सेल्स, वहां पे फूड की सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस.
तो वहां से फूड की भी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये एक प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स के अंदर वाटर, मिनरल्स और फूड की जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। Here you can see that plants have a conducting tissues जो कि जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। ये तमाम लैंड के प्लांट्स एक्सेप्ट मॉसिस एंड लीवरवर्ट्स, मॉसिस में ये जाइलम और फ्लोएम मिसिंग होते हैं और फिर लीवरवर्ट्स में जाइलम और फ्लोएम मिसिंग होते हैं। बाकी लैंड प्लांट्स, तमाम के तमाम लैंड प्लांट्स के अंदर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज विच आर नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। Here you can see the structure of this root। तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है प्लांट्स के अंदर, रूट्स में ये कंडक्टिंग सिस्टम एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहा है। हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ रूट। ये आपके पास रूट का स्ट्रक्चर है। ये कंडक्टिंग टिश्यूज क्या कर रहे हैं कि ये ग्रुप बना रहे हैं। they arrange into group in the center to form a road like structure। ये यहाँ पे आपको एक लंबा सा रोड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो ये जाइलम और फ्लोएम रूट्स के अंदर क्या करते हैं, लैंड प्लांट्स के अंदर रूट्स के अंदर ये एक ग्रुप बनाते हैं, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर जिससे बन जाती है एक रोड लाइक स्ट्रक्चर या रोड लाइक कोर बन जाती है। कोर का मतलब है कि ये सेंटर में मौजूद है इसलिए हम इसको कोर कहते हैं। कोर लाइक ये स्ट्रक्चर बनाएगा और ये थ्रू आउट जितना लंबा रूट है वहां पे ये थ्रू आउट एक्सटेंड हो जाएगा। जितना लंबा रूट है वहां तक ये फैला हुआ है। ये कोर जो एक रोड लाइक स्ट्रक्चर इसने जो बनाया है जो कि कोर के अंदर ये फैला हुआ होगा थ्रू आउट रूट। और इसके सराउंडिंग में दिस इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नोन एज पेरीसाइकिल। ये कंडक्टिंग जो टिश्यूज हैं उसके सराउंडिंग में एक सेल्स की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं पेरीसाइकिल। थिन वॉल के साथ एक लेयर होती है, सेल्स होते हैं जिनको हम पेरीसाइकिल कहते हैं। एंड पेरीसाइकिल के सराउंडिंग में अगेन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स नोन एज एंडोडर्मिस। ये देखें दरमियान में आपके पास कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद हैं। रूट की हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि रूट्स के अंदर ये कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद हैं। उसके सराउंडिंग में पेरीसाइकिल मौजूद है, पेरीसाइकिल के सेल्स मौजूद हैं और उसके सराउंडिंग में फिर सिंगल लेयर ऑफ एंडोडर्मिस के टिश्यूज मौजूद हैं। एंड एंडोडर्मिस के टिश्यूज के साथ फिर एक ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स आपको नजर आ रहे हैं विच आर नोन एज कॉर्टेक्स। इस पूरे को हम मिला के कहते हैं कॉर्टेक्स। सेंटर में या कोर में कंडक्टिंग टिश्यूज होंगे जो कि जाइलम और फ्लोएम के सेल्स होंगे। एंड देन यू हैव पेरीसाइकिल एंड देन एंडोडर्मिस एंड देन यू हैव कॉर्टेक्स। और इस कॉर्टेक्स के सराउंडिंग में अगेन थिन वॉल्ड सेल्स मौजूद हैं जिनको हम एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। हियर यू कैन सी दैट दीज आर एपिडर्मल सेल्स। दीज एपिडर्मल सेल्स आर देन सराउंडेड बाय रूट हेयर्स। बहुत सारे रूट हेयर्स यहाँ पे मौजूद होंगे। दीज रूट हेयर्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। जहाँ जितने ज्यादा रूट्स होंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, जितने ज्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ही मैक्सिमम जो है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन सॉइल से हो रही होती है। जाहिर है जितने रूट हेयर ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा कंसेंट्रेशन में या उतना ही ज्यादा अमाउंट में ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। सॉल्ट्स इंटर रूट हेयर्स बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सॉइल के अंदर जाहिर है वाटर और न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से ये हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, मतलब कि रूट हेयर्स के जो सेल्स हैं उनके अंदर इंटर हो जाएंगे सॉल्ट्स भी और फिर वाटर भी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या डिफ्यूजन के थ्रू ये इंटर होंगे यहाँ पे और यहाँ से फिर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। What is transpiration?
ट्रांसपिरेशन आपने सुना होगा कि इट इज़ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू एवोपरेशन। एवोपरेशन की वजह से जनरल प्लांट सरफेस की बॉडी से जितना अमाउंट ऑफ वाटर एवोपरेट होके बाहर निकल जाता है, दैट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू भी हो सकता है। देर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, और थ्रू क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन लीफ एपिडर्मिस। लीफ के जो सेल्स हैं उनके एपिडर्मिस के अंदर जो क्यूटिकल्स हैं उनके थ्रू भी होता है, और थ्रू स्पेशल ओपनिंग्स नॉन एज लैंटिसल्स। जो स्टेम, प्लांट के जो स्टेम है वहां पे कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होते हैं जिनको हम लैंटिसल्स बोलते हैं, एंड लैंटिसल्स के थ्रू भी हो सकता है। बट मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है। तकरीबन ऑल लैंड प्लांट्स के अंदर जो है वो मेजर जो ट्रांसपिरेशन होती है दैट इज थ्रू स्टोमेटा, विच इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कैसे होती है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट कि लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, जो कि जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। जाइलम टिश्यू से सेल्स मेसोफिल सेल्स के अंदर इंटर हो जाता है, और मेसोफिल सेल्स से फिर इंटरसेलुलर स्पेसिस में ये वाटर चला जाता है, और वहाँ से इंटरसेलुलर स्पेसिस में से फिर स्टोमेटा के थ्रू एवोपरेट होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन वो ट्रांसपिरेशन है जो स्टोमेटा के थ्रू होता है। अभी हमने बात की कि जाइलम वेसल्स क्या करते हैं कि सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ऊपर एरियल पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ। तो जो ही जाइलम वेसल से वाटर इंटर होगा मेसोफिल सेल्स के अंदर, मेसोफिल सेल्स कहाँ पे होते हैं, लीव्स के अंदर होते हैं। मेसोफिल सेल्स के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर इंटर होगा हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ। जाइलम वेसल्स में क्या है, वाटर की कंसेंट्रेशन हाई है, वहां से मेसोफिल सेल जहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन लो है वहां पे इंटर हो जाएगा। तो मेसोफिल सेल से फिर पानी कहाँ चला जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसिस, मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में जो स्पेसिस मौजूद है वहां चला जाएगा, और वहां से फिर स्टोमेटा में इंटर हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपने देखा है, मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसके साथ फिर गार्ड सेल्स होते हैं, दो गार्ड सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो मेसोफिल सेल्स से इंटरसेलुलर स्पेसिस में वाटर चला जाएगा और वहां से स्टोमेटा में चला जाएगा, और स्टोमेटा से फिर एवोपरेट होके निकल जाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कब ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की? एक कंडीशन ऑलरेडी हमने स्टडी किया है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज की जो सिंथेसिस होती है उसकी वजह से भी स्टोमेटा ओपन हो रहे थे। कि गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जब ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सराउंडिंग से वाटर मॉलिक्यूल्स गार्ड सेल्स में इंटर हो जाएंगे, एज रिजल्ट गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, और फिर दोनों गार्ड सेल्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन होगा, विच वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फैक्टर है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एंड दैट इज लाइट। डे टाइम में आपको पता है लाइट होती है, सनलाइट मौजूद होती है। दिस सनलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयंस इनटू गार्ड सेल्स। सराउंडिंग में से पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स में इंटर हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ड्यूरिंग डे टाइम। एज रिजल्ट क्या होगा, सराउंडिंग से वाटर इंटर हो जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस। क्योंकि सॉल्ट की कंसेंट्रेशन या आयंस की कंसेंट्रेशन गार्ड सेल्स में ज्यादा होगी तो सराउंडिंग से वाटर भी इंटर होगा गार्ड सेल्स के अंदर, एज रिजल्ट गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। अब डे टाइम में ग्लूकोज की भी सिंथेसिस हो रही है, तो ग्लूकोज भी गार्ड सेल्स में मौजूद हैं, तो वाटर विल स्टे इन गार्ड सेल्स थ्रू आउट डे। तो सारा दिन जो है वो वाटर गार्ड सेल्स में रहेगा, एज रिजल्ट क्या होगा, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे। क्योंकि गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर आपने स्टडी किया है, बीन शेप इनकी स्ट्रक्चर होती है। जब वो टर्जिड हो जाती है तो दो बीन को अगर आप मिलाते हैं, एंड टू एंड उनकी कनेक्शन करते हैं, तो बीच में आपको पता है स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो सारा दिन स्टोमेटा ओपन रहेगा, और जब कि नाइट टाइम में क्या होगा कि नो लाइट
विथ नो फोटोसिंथेसिस, और फिर ग्लूकोज भी नहीं होगा। तो एज रिजल्ट क्या होगा, गार्ड सेल्स में से वाटर रिमूव होना शुरू हो जाएगा, बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। एज रिजल्ट क्या होगा कि गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, और फिर बीच में जो इनका स्पेस आया था वो क्लोज हो जाता है और स्टोमेटा क्लोज होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर, हियर यू कैन सी दैट दीज आर गार्ड सेल्स। ये आपके पास सराउंडिंग में मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल्स में से वाटर गार्ड सेल्स में आ जाएगा, क्योंकि डे टाइम में लाइट की प्रेजेंस में पोटाशियम गार्ड सेल्स में आ गया था, तो वाटर भी गार्ड सेल्स के अंदर आ जाएगा। एज रिजल्ट क्या होगा कि दीज गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड, ये टर्जिड हो जाएंगे, बीच में स्पेस क्रिएट होगा, और फिर स्टोमेटा विल ओपन। What are the factors affecting rate of transpiration? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट इज टेम्परेचर। ऑब्वियसली टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि एयर के अंदर टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, एक रीजन। सेकंड रीजन क्या है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर मौजूद है, मेसोफिल सेल्स या इंटरसेलुलर स्पेसीज में जितना भी वाटर है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। जब बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करना शुरू करेंगे। सराउंडिंग मेसोफिल सेल्स के जो इंटरसेलुलर स्पेसीज है वहां से ये रैपिडली, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये रैपिडली स्टोमेटा की तरफ चले जाएंगे और स्टोमेटा से ये इवोपरेट हो जाएंगे। तो जनरली ये कहा जाता है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन की रेट डबल होती जाती है। 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन डबल इंक्रीज हो जाएगी। बट अप टू 40 to 45 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप टेम्परेचर मजीद इंक्रीज करते हैं तो एट दिस टाइम स्टोमेटा विल क्लोज। लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर आप हाई करते हैं तो उस दौरान फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि फिर वहां जो टर्जिड जो गार्ड सेल्स हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे हाई टेम्परेचर की वजह से। एज रिजल्ट क्या होगा कि स्टोमेटा विल क्लोज और फिर वहां पे ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। Another factor is air humidity. अगर एयर ड्राई होगी तो वाटर वेपर्स इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे, क्विकली डिफ्यूज हो जाएंगे मेसोफिल सेल से स्टोमेटा के थ्रू। और फिर अगर इसी तरह ड्राई एयर में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी, जबकि इन ह्यूमिड एयर क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी, वाटर वेपर्स की एवोपरेशन जो है वो कम होगी, वाटर कम रिमूव होगा, क्योंकि ऑलरेडी बाहर इन्वायरमेंट के अंदर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी वाटर मौजूद है, वाटर के वेपर्स मौजूद हैं, तो स्टोमेटा से वाटर के वेपर्स भी रिमूव नहीं होंगे इतने ज्यादा। एंड देन नेक्स्ट फैक्टर इज एयर मूवमेंट। ऑब्वियसली अगर एयर मोशन में होगा तो क्या होगा कि जो स्टोमेटा से जितने भी वाटर के वेपर्स इवोपरेशन के थ्रू निकल रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली मजीद जो मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में या इंटरसेलुलर स्पेसिस में जो वाटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोमेटा के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर एयर स्टिल होगी, एयर मूवमेंट नहीं करेगी, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो सकती है, कि ऑलरेडी जो लीफ से स्टोमेटा के थ्रू वाटर के वेपर्स निकल चुके हैं तो ऑलरेडी वो उस साइड से रिमूव नहीं हुए हैं, तो बाकी जो मेसोफिल सेल्स के सराउंडिंग में से वाटर के वेपर्स भी रिमूव नहीं होंगे। एंड देन वी हैव अनदर फैक्टर, लीफ सरफेस एरिया। ऑब्वियसली लीफ सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इतने ही नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज्यादा होगा। And what is the significance? Transpiration is also known as necessary evil. Although ये harmful process है, लेकिन it is unavoidable, कि हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, मतलब कि प्लांट्स इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। Although it is harmful,
और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल उस दौरान होंगे कि अगर कोई ड्राफ्ट का कोई टाइम आता है जहाँ पे खुश्क साली आती है वाटर, तो उन डेज में फिर ऑब्वियसली इट विल काज ए सीरियस डेसिकेशन। वाटर की कमी होती है प्लांट्स को, तो अगर वाटर की जब ऑलरेडी जो है वाटर की सप्लाई नहीं होगी प्लांट को, रेनफॉल नहीं होगा, तो उन दिनों में जो है ऑब्वियसली विल्टिंग कॉज करेगा और इवन किसी प्लांट की डेथ भी हो सकती है। बट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट as it creates a pulling force known as transpirational pull for the conduction of water and salt। तो इसी ट्रांसपिरेशन की वजह से जब एरियल पार्ट से या लीफ से स्टोमेटा से वाटर रिमूव होगा, तो ये एक तरह से फोर्स क्रिएट हो रहा होता है जो कि सॉइल से वाटर और सॉल्ट्स की जो कंडक्शन है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर रहा होता है, विच इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल। आई एम रिपीटिंग अगेन कि एरियल पार्ट से वाटर की रिमूवल की वजह से एक पुलिंग फोर्स वहां पे क्रिएट हो जाती है, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। ऊपर से पानी का रिमूव होने की वजह से क्या होगा कि वहां पे वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी प्लांट्स के अंदर या जो मीजोफिल सेल्स है वहां पे, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ऑस्मोसिस के थ्रू फिर सॉइल से वाटर जाइलम सेल्स के अंदर या जाइलम टिश्यूज के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटर होना शुरू हो जाता है। तो एज रिजल्ट क्या होगा कि मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और सॉइल को वो पुल करेगा सॉइल में से वो जो कंडक्टिंग जो टिश्यूज हैं उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी आएंगे और ज्यादा से ज्यादा वाटर भी आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। दिस ट्रांसपिरेशनल पुल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? The process by which water is raised to considerable heights in plants has been studied for years. The result of this research is cohesion tension theory. काफी टाइम बाद स्टडी के बाद पता चला कि सॉइल में से वाटर का अपवर्ड इतना जो लार्ज अगर कोई प्लांट है तो एरियल पार्ट तक इतनी जो है कंसिडरेबल हाइट्स तक कैसे वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है। That is with the help of cohesion tension theory. According to this theory, the force which carries water and dissolved material upward through the xylem is transpirational pull. अभी हमने जो बात की कि ट्रांसपिरेशनल पुल की मदद से ही ये प्रोसेस हो रहा है या जो है वाटर की ट्रांसपोर्ट, यही ट्रांसपिरेशनल पुल ही रिस्पॉन्सिबल है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो ही प्लांट का जो एरियल पार्ट है वहां से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर रिमूव होता जाएगा, उतना ही पानी की कमी होगी प्लांट बॉडी में। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, सॉइल के अंदर हाई कंसेंट्रेशन में वाटर भी मौजूद है और मटेरियल्स भी मौजूद हैं, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू मैक्सिमम वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो है दे विल इंटर इनटू जाइलम वेसल्स, और जाइलम वेसल्स फिर क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे प्लांट के एरियल जो पार्ट है वहां तक। ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स ए प्रेशर डिफरेंस दैट पुल्स वाटर एंड सॉल्ट अप फ्रॉम द रूट्स। ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ऑलरेडी वाटर लॉस हो चुका है प्लांट बॉडी से, और जबकि सॉइल में मैक्सिमम वाटर है तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से मैक्सिमम वाटर विल इंटर। अब वाटर के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद है, तो वो न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के अंदर डिसॉल्व सूरत में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो है दैट विल इंटर इनटू जाइलम वेसल्स, और ये प्लांट के अंदर फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड द रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल, द बेस्ट रीजन इज द जाइलम हैज a small diameter। जाइलम की जो साइज है वेसल टिश्यू की वो बिल्कुल छोटी होती है, इसकी डायमीटर छोटी होती है, उस वजह से भी ये ट्रांसपिरेशन होती है। एंड अनदर इज वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू द वॉल्स ऑफ जाइलम ट्यूब। वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम ट्यूब
के जो वॉल्स हैं उसके साथ एक फोर्स डेवलप होता है जिसको हम एडहीजन कहते हैं। जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम एडहीजन कहते हैं, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम कोहीजन कहते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स है, एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को पुल कर रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज कोहीजन। एडहीजन की वजह से भी के फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ जाइलम ट्यूब, उसकी वजह से भी ये एक पुल हो रहा है, ट्रांसपेरेशन पुल क्रिएट हो रही है। जाइलम की डायमीटर छोटी है उस वजह से भी, और फिर कोहिशन की वजह से भी। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे को पुल कर रहा है, एक जा रहा है तो दूसरा भी जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है, तो इस तरह से एक पुलिंग पूरी एक लाइन लग जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, जो कि ट्रांसपेरेशनल पुल क्रिएट करने में ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। But how this food will move from source to sink? As you have already stated that food in plants will be transported through phloem tissues. तो phloem tissues के अंदर ये भी चीज़ आपने स्टडी किया है कि CV ट्यूब्स होते हैं। तो जहाँ पे सोर्स मौजूद है प्लांट्स के अंदर, जहाँ पे ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी, तो ग्लूकोज विल मूव टूवर्ड्स द सीवी ट्यूब्स। जो फ्लोएम के सीवी ट्यूब्स हैं उसकी तरफ ग्लूकोज मूव करेगा डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि सोर्स पे हाई कंसंट्रेशन में ये ग्लूकोज बन चुका है, तो फ्लोएम के सीवी ट्यूब्स पे ये चला जाएगा। इन एडिशन टू दिस वाटर विल ऑल्सो मूव इनटू दीज फ्लोएम सेल्स, क्योंकि ये फूड अकेला नहीं जाता है बल्कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी वहाँ पे मौजूद होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ये फिर लोड हो जाएगा फ्लोएम के ऊपर। अब यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन क्रिएट हो जाएगी फ्लोएम के अंदर, वाटर भी मौजूद है और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं या ग्लूकोज भी मौजूद हैं। दिस विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि सिंक के पास लो कंसंट्रेशन में ग्लूकोज है, तो इसलिए ये हाई प्रेशर से लो की तरफ ये मूव करेगा, सिंक की तरफ ये मूव करेगा। आफ्टर रीचिंग हियर दिस ग्लूकोज विल अनलोड। पहुंचने के बाद ग्लूकोज अनलोड हो जाएगा, उसके साथ साथ फिर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी निकल जाएंगे या सिंक की तरफ मूव करेंगे। तो इसी तरह डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स, रूट सेल्स या जो स्टोरेज ऑर्गन्स वगैरह हैं, उनके अंदर ये वो एक सिंक के तौर पे वो काम करते हैं, और सोर्स के तौर पे आपके पास जो लीफ वगैरह हैं, मेच्योर लीफ वगैरह या फिर स्टोरेज ऑर्गन्स वगैरह, वो सोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो सोर्स से ये हमेशा सिंक की तरफ चले जाते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू, या जिस तरह प्लांट बॉडी के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ, मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू, तो एग्जैक्टली फूड की मूवमेंट भी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के थ्रू प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।